बच्चों नमस्कार। समस्त अभिभावकों को मेरा प्रणाम। प्यारे बच्चों को ढेर सारा आशीर्वाद, स्नेह, बारंबार अभिनंदन आप सभी लोगों का। दोस्तों और साथियों, मेरा नाम सूरज वर्मा है। मैं वर्तमान समय में प्रधानाचार्य के पद पर अपनी सेवाएं दे रहा हूं। मेरे 13 साल के इस कैरियर में अक्सर बच्चों की या अभिभावकों की समस्याएं आती हैं कि सर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है। बच्चे इस समस्या को लेकर अक्सर टीचर्स से बोलते हैं, टीचर्स हमारे पास आते हैं, वो अपने स्तर पे भी उसका सलूशन ढूंढते हैं। साथ ही साथ अभिभावकों के आए दिन फ़ोन आते रहते हैं कि सर मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, मेरे बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, इसके लिए मैं क्या करूं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, इन सब सवालों को एक में समेटते हुए आज मैंने आप सभी लोगों के सवालों के जवाब देने की कोशिश की है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो बच्चों को क्या करना चाहिए और हमको कैसा वातावरण क्रिएट करना चाहिए। साथ ही साथ अभिभावकों की क्या महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है जिसके चलते बच्चों के पठन पाठन में विकास हो सकता है और बच्चे अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। तो एक कैरियर कोच के रूप में, एक कंसल्टेंट के रूप में एक बार फिर से आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को ध्यान से देखें, एक एक बातों को ध्यान से सुनें। ये जो भी बातें कही गई हैं वो मेरे अपने खुद के अनुभव एज ए टीचर, एज ए प्रिंसिपल और खुद एक अभिभावक के रूप में मैंने जो भी अनुभव प्राप्त किया है आपसे शेयर कर रहा हूँ। प्यारे बच्चों, अब बहुत इत्मीनान से सुनिए। आपकी छुट्टियाँ हो चुकी होंगी, जून का महीना चल रहा है। जून का महीना अक्सर बच्चे समझते हैं कि मस्ती का महीना है, कि अब जून भर हमें कुछ नहीं करना है, घूमना है, खाना है, पीना है, सोना है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं। ये कोई 10, 15, 20 साल पहले ऐसा होता था जब गर्मियों की छुट्टियों में बच्चे अपने नाना नानी के यहाँ, मामा के यहाँ या अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाते थे या घूमने के लिए जाते थे। आज 21वीं शताब्दी में कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि आज एक एक मिनट हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे जीवन के लिए एक एक कदम बहुत ही बेशकीमती है। इसलिए एक एक मिनट को सदुपयोग करते हुए और जीवन के एक एक मिनट को, एक एक मोमेंट को अच्छी तरीके से जीते हुए आप जीवन में सफल हो सकते हैं। उसके लिए कुछ टिप्स दे रहा हूं। सबसे पहले टिप्स नंबर 1 आप नोट करें। सबसे टिप है अच्छी दिनचर्या, व्यायाम, योगा एवं ध्यान। आज की जो भागम भाग की जिंदगी है, जो हम जीवन शैली में जी रहे हैं, प्राचीन समय में ऐसा होता था कि जब बच्चे प्रातःकालीन बेला में उठते थे, 4 बजे उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, अपने शौच इत्यादि क्रियाओं को करना और पढ़ाई में लग जाना, ये बच्चों की दिनचर्या हुआ करती थी। पर आज के विद्यार्थियों में ये सब चीज़ें नहीं मिलती हैं। आज की जो शैली है, बच्चे रात में देर तक जगते हैं और सवेरे देर से सो करके उठते हैं और सवेरे सूर्य की किरणें उनको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती हैं, या उगता हुआ सूरज जो जीवन में बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा देता है, इन सब चीज़ों से बच्चे वंचित रह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको प्राकृतिक ऊर्जा से विमुख होना पड़ता है। तो इसलिए आपको अपनी दिनचर्या बनानी होगी। रात में एक निश्चित टाइम पे सोना है। 10 बजे अगर आप सो जाते हैं तो 6 घंटे की नींद पर्याप्त होती है। प्रातःकालीन वेला पे आप 4 बजे उठिए। अपने नित्य क्रियाओं से जब आप मुक्त हो जाते हैं उसके बाद तुरंत अध्ययन करना शुरू करें। ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा समय होता है जब पूरा वातावरण शांत होता है, पृथ्वी शांत होती है, किसी भी तरीके का कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है माहौल में। और उस समय 1 घंटे का पढ़ना दिन के 2 घंटे के बराबर होता है, क्योंकि उस समय आपकी इंद्रियां सबसे ज़्यादा सक्रिय होती हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है सवेरे उठ करके पढ़ना। आप कहते हैं सर मैं उठ नहीं पाता हूँ, ये इसलिए कहते हैं क्योंकि आपने अपना कोई दृढ़ निश्चय नहीं बनाया है, इसलिए ऐसा होता है। दूसरा है व्यायाम करना। व्यायाम, जब तक आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तब तक आप कुछ भी पढ़ेंगे आपको याद नहीं होगा और पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। स्वस्थ शरीर के लिए व्यायाम का होना बहुत ज़रूरी है। व्यायाम करें, योगा करें। योगा में अगर आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार सबसे बड़ा व्यायाम है, सूर्य नमस्कार करें और मेडिटेशन करें, ध्यान लगाएं। ध्यान पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। आपको ध्यान करना बहुत ज़रूरी है कि आंख बंद करें और सांस को रोकें, धीरे धीरे सांस को छोड़ें और
अपने दिमाग को, अपनी दोनों आंखों को बंद करके यहाँ पे सोचें कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। इस तरीके से कंसंट्रेशन बनेगा और कोई भी चीज़ पढ़ेंगे याद होगी, पूरे दिन मन प्रसन्न रहेगा। तो शुरुआत करें कैसे? अच्छी दिनचर्या से। दूसरी बात है पॉइंट नंबर 2, सकारात्मक सोच एवं प्रेरक प्रसंग। हमेशा सोच आपको सकारात्मक रखनी है। पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग आपको हमेशा रखनी है। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब क्या है कि कुछ लोग होते हैं निराशावादी होते हैं। आपने एक परीक्षा दी, आप उसमें फेल हो गए, फिर आप दूसरी परीक्षा दिए, आप उसमें फेल हो गए। ऐसे क्या है, तीसरी परीक्षा देते ही नहीं है। पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, आपको लगता है कि आपके गार्जियन को टीचर जो है नेगेटिव चीज़ें बताएंगे आपके बारे में। वो आपकी नेगेटिव चीज़ें नहीं होती हैं, वो आपकी वास्तविकता होती हैं। न खुद आते हैं न अपने पेरेंट्स को बुलाते हैं, जिसके चलते विद्यालय से अभिभावकों का जो एक संबंध है वो समाप्त हो जाता है। और सबसे ज़्यादा जो नुकसान है बच्चों, वो आपका होता है, अभिभावकों का होता है। और टीचर भी उन सब चीज़ों को लेकर के आपके प्रति काफ़ी निगेटिव या नकारात्मक सोच लेते हैं। इसलिए सोच आपको अपनी सकारात्मक रखनी है। आपको एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। हमेशा कंपटीशन की फीलिंग आपको डेवलप करनी है किसी न किसी व्यक्ति से। इतना जल्दी निराश नहीं होना है। और दूसरी बात आती है प्रेरक प्रसंग की। जीवन में वो तमाम महान विभूतियाँ जो अपने कर्तव्यों से आज हमारे बीच नहीं हैं, पर उनको हम याद करते हैं, उनके नेक कार्यों से उनकी जीवनी को पढ़ें। हम जानने की कोशिश करें कि कुछ विशेष क्या था उनके बारे में कि आज हम पढ़ रहे हैं। उन विशेष चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करें। एपीजे कलाम की क्या साहब की क्या विशेषताएं थी कि आज हमारे बीच न होने के बाद भी हैं वो। महामना मदन मोहन मालवीय साहब की क्या विशेषताएं थी कि आज हमारे बीच में वो जिंदा हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान साहब की क्या विशेषताएं थी कि आज जो हमारे बीच जिंदा हैं। या ऐसे तमाम ऐसे जो हमारे महत्वपूर्ण शिक्षक हुए हैं, महान विभूतियाँ हुई हैं, उनके प्रेरक प्रसंगों को पढ़ें और उससे सकारात्मक चीज़ों को अपने मस्तिष्क में बिठाएं। निश्चित रूप से आपका पढ़ाई में मन लगेगा। अब आता है पॉइंट नंबर 3, किसी सफल व्यक्ति से संपर्क रखना। होता क्या है, रिजल्ट आता है, आप रिजल्ट अपने घर पे लेके जाते हैं और गार्जियन आपके पूछते हैं कि आपकी क्लास में कौन सी पोजीशन है या कितना परसेंट आया। बाय द वे अगर आप 50% नंबर पाए हैं तो आप बोलते हैं, आप ये नहीं बोलते कि मैं 50% पाया हूँ, आप ये बताते हैं कि पापा मेरे क्लास में 30%, 40%, 45% पाने वाले बच्चे थे, फेल होने वाले भी बच्चे थे और मैं उन बच्चों से ज़्यादा 50% नंबर पाया हूँ। ये आपका स्टेटमेंट गलत है। ये अभिभावक कभी नहीं सोचता कि मेरा बेटा मीडियोकर हो, मेरा बेटा स्लो लर्नर हो या पढ़ाई में बहुत कमज़ोर हो, क्योंकि उस क्लास के जितने भी बच्चे हैं ना, सबकी फीस बराबर लगती है। सबके अभिभावकों के उतने ही बड़े सपने होते हैं अपने बच्चों को लेकर के। मैं भी एक गार्जियन हूँ, मैं भी उसी लहजे से अपने बच्चे, अपनी बेटियों के बारे में सोचता हूँ। आप मेरी बात समझ रहे हैं? एक बार खुद को पिता की जगह, एक बहन की जगह, एक भाई की जगह रख करके देखिए, तो चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएंगी। सफल व्यक्ति से संपर्क में आप रहेंगे तो आप उस क्लास में ये नहीं बताते कि आपकी क्लास में कितने बच्चों ने 90% पाया, कितने 98% पाए, कितने बच्चे आपकी क्लास में टॉप किए। वो चीज़ें आप नहीं बताते, आप नीचे से शुरू करते हैं और यही तरीका गलत होता है। आपका हमेशा संपर्क एक अच्छे व्यक्ति से या एक जो है सफल व्यक्ति से होना चाहिए कि आपके गांव में, आपके कॉलोनी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने जीवन में सफल हो गया है। सफलता का मतलब ऐसा नहीं है कि वो कोई सरकारी नौकरी पा गया, बहुत पैसे कमा लिया। सफल होने का मतलब है कि जो व्यक्ति अपने व्यवसाय से, अपने जीवन से संतुष्ट है, उस व्यक्ति से संपर्क रहिए। जैसे कि कोई एक बिजनेसमैन है और वो अपने बिजनेस से बहुत खुश है, समाज सेवा भी करता है, आप उनसे संपर्क में रहिए। कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और अपने व्यवसाय को, अपने उस प्रोफेशन को बहुत दिल लगा के करता है, उनसे संपर्क करिए। सकारात्मक व्यक्ति के संपर्क में रहेंगे, आपकी सोच सकारात्मक होगी और जब आप पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप करेंगे बच्चों, तो आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स जो हैं, पॉजिटिव हार्मोन्स डेवलप होंगे। अनायास ही आपका मन पढ़ाई की ओर भागेगा
और जैसे आप पढ़ाई की ओर जाएंगे, आप 10 किलोमीटर की स्पीड से जाएंगे पढ़ाई की ओर, तो पढ़ाई आपको उसकी दूनी गति से आपको अपनी ओर खींचेगी और एक तरीके का सम्मोहन आपका उस अपनी किताबों से, अपनी कापियों से, अपने एक्सरसाइज से लग जाएगा और फिर चाह करके भी आप उससे दूर नहीं हो पाएंगे। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। पॉइंट नंबर 4 है लिख कर पढ़ना। मुझे बड़ा अजीब लगता है, मैथमेटिक्स पढ़ने वाला बच्चा मैथ की बुक खोल करके उसको पढ़ना शुरू करता है। मैथमेटिक्स याद करने की चीज नहीं है, मैथमेटिक्स लिखने वाली चीज है। आप मैथमेटिक्स लिखिए, सॉल्यूशन लगाइए, थ्योरम उसका याद करिए। फिजिक्स है, बच्चा उसको ऐसे याद कर रहा है, नहीं, आप उसको लिखिए, उसके थ्योरम नोट करिए, पॉइंट्स नोट करिए। कुछ याद करने वाली चीज है और कुछ जो है दिमाग में बिठाने वाली चीज है। दोनों को, कुछ विषय को याद किया जाता है और कुछ को लिख करके किया जाता है। अगर आप लिखने पे प्राथमिकता देंगे तो एग्जाम के समय आपको लिखना होता है, अनायास आपकी कलम चल जाएगी, कलम रुकेगी नहीं। लिखी हुई चीज अगर आप याद करें तो आपको ज्यादा याद रहती है। यह स्वाभाविक प्रक्रिया है इस हमारे मस्तिष्क की कि लिखी हुई चीजें व्यक्ति बहुत कम भूलता है। तो आज से आप क्या करेंगे, आप किसी भी चीज को लिख कर याद करेंगे। ये हो सकता है कि किताब से किसी पैराग्राफ को पढ़ते हैं आप 20 मिनट में और लिखते हैं तो आपको चीज़ें आधे घंटे में लगती हैं, 10 मिनट ज़्यादा लगता है। पर एक हफ्ते बाद अगर रिस्पॉन्स देखेंगे बच्चों ना, जो पढ़ी हुई चीज़ है उसमें से आपको 10% ही क्लियर रहेगा और जिसको लिख करके आपने पढ़ा है वो नियर अबाउट 50 to 70% आपके इस मस्तिष्क में याद रहेगी, क्योंकि आपने उसको लिखा था। तो ये है हमारा पॉइंट नंबर 4 कि लिख कर पढ़ाई करना, अनायास आपका मन लग जाएगा। अगला है कमजोर विषय पर विशेष ध्यान देना। आए दिन ये समस्याएं आती हैं। हम पिछले 4-5 सालों से मैं प्रिंसिपल हूँ, इसके पहले मैं टीचर रहा हूँ, आज भी टीचर और प्रिंसिपल दोनों हूँ। अक्सर मैं देखता हूँ कि जिस बच्चे का जो विषय कमजोर होता है उस विषय को ध्यान ही नहीं देता। मैं 12th में पढ़ाता हूँ, 12th में मैथमेटिक्स वाले जो बच्चे हैं वो मैथमेटिक्स नहीं पढ़ते, वो फिजिक्स नहीं पढ़ते, वो क्या पढ़ेंगे, मेरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे या फिजिकल एजुकेशन पढ़ेंगे। या कोई बच्चा है जिसको फिजिक्स बहुत आती है वो फिजिक्स ही खूब पढ़ेगा, वो केमिस्ट्री ही खुद पढ़ेगा। अरे भाई, आपके बोर्ड में 500 नंबर के पेपर आने हैं, हर एक पेपर 100-100 नंबर का है। अगर आप मैथमेटिक्स में 2 घंटे दे रहे हो तो आपको फिजिक्स में भी 2 घंटे देना पड़ेगा, केमिस्ट्री में 2 घंटे देना पड़ेगा, और इतना दे रहे हो तो 1 घंटे इंग्लिश को भी देना पड़ेगा, 1 घंटे हिंदी को भी देना पड़ेगा ऑप्शनल में, या 1 घंटे ऑप्शनल में फिजिकल एजुकेशन को देना ही पड़ेगा आपको। जो हमारे कोर सब्जेक्ट हैं जिन पे हम प्राथमिकता देते हैं, जैसे जो बच्चा मैथमेटिक्स लिया है उसको आगे इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है और वो मैथमेटिक्स ही नहीं पढ़ रहा है, वो फिजिक्स ही नहीं पढ़ रहा है, तो ऐसे नहीं काम करने वाले हैं आप। जिस बच्चे को 12th के बाद ग्रेजुएशन बीए करना है, ह्यूमैनिटीज लेनी है, तो ह्यूमैनिटीज वाला बच्चा जो है वो कह रहा है कि मैं सर इंग्लिश पढ़ रहा हूँ कि इसलिए कि मुझको आगे इंग्लिश में पढ़ाई करनी है। अरे आप इंग्लिश तो बाद में पढ़ोगे ना, पहले 12th को अच्छे नंबर से पास नहीं करोगे तो अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, अच्छे इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन नहीं होंगे आपके। तो जो 100-100 नंबर के पेपर हैं उनको तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, मेहनत करनी ही पड़ेगी, और सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको उस सब्जेक्ट पे जो सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है। जो आपको ज़्यादा आता है उस पर आप ज़्यादा फोकस करते हैं। नहीं, आज से नियम बनाइए, जिस सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ कम है उस सब्जेक्ट को ज़्यादा ध्यान देंगे तो अनायास जो है आपके परसेंटेज में इजाफा होगा और आपकी क्लास में, आपके परफॉर्मेंस में भी काफ़ी चेंजेज आएंगे। अगला है पॉइंट नंबर 6। कुछ बच्चे कहते हैं सर मैं टाइम टेबल से नहीं पढ़ पाता, जबकि बात यह है कि एक अच्छे टाइम टेबल से पढ़ाई करने पे व्यक्ति जीवन में अनुशासित होता है, समय का पाबंद होता है। ये मेरा पॉइंट नंबर 6 है कि आप टाइम टेबल बना कर पढ़ें, एक समय सारणी बना करके पढ़ें कि मैं इस सब्जेक्ट को इतने घंटे पढ़ूंगा। कुछ जो विषय है ना वो विषय समय के हिसाब से पढ़ी जाती हैं। जैसे आप स्कूल का टाइम टेबल देखते होंगे तो जो लंच के पहले के जो हमारे टाइम टेबल में जो हमारे सब्जेक्ट लगे होते हैं वो आपके कोर सब्जेक्ट को ही रखा जाता है। खासकर जो हमारी बोर्ड क्लास हैं, जो हमारी हायर क्लासेज हैं,
उसमें सबसे पहले जो हमारे कोर सब्जेक्ट हैं उसको रखते हैं स्कूल में लोग। कोर सब्जेक्ट या जो मेन टिपिकल सब्जेक्ट हैं वो इसलिए रखते हैं क्योंकि जब विद्यालय में बच्चा जाता है तो दोपहर तक एग्जॉस्ट नहीं हुआ होता है और काफ़ी मेहनत करके वो पढ़ता है और सब्जेक्ट उसको याद रहती है। लंच के बाद जो हमारा 5वां पीरियड होता है वो कोई एक टफ सब्जेक्ट का लगाया जाता है, सिर्फ इसलिए कि लंच करके बच्चा रिफ्रेश हो जाएगा तो 5वें पीरियड को बहुत मन लगा करके पढ़ेगा। ठीक ऐसे ही हमारी विषयों की भी बात है जब हम अपना सेल्फ स्टडी करते हैं या होमवर्क करते हैं। जैसे मैथमेटिक्स है, जो मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है ये आपका कंसंट्रेशन चाहती है, ठीक है, ये आपको एनर्जी वाली सब्जेक्ट है। तो इस सब्जेक्ट को तब पढ़ें जब आप अपने आप को कंसंट्रेट करें। लिटरेचर का जैसे है, जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, इसको पढ़ने का सबसे अच्छा टाइम है कभी भी पढ़ लो। जब कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने का मन नहीं कर रहा हो तो इंग्लिश उठा के पढ़ लो, हिंदी उठा के पढ़ लो। कोई कहानी पढ़ोगे, कोई शॉर्ट स्टोरी पढ़ोगे, कोई पोएम पढ़ोगे, उसका मन और मस्तिष्क में जैसे ही आपके अंदर जाएगी तुरंत एक सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर से प्रवाहित होने लगेगी। ध्यान दीजिए, मन को एकाग्र करने का अच्छा तरीका है अच्छी किताबें पढ़ना। और अगर अच्छी किताबें नहीं मिल रही हैं तो सबसे अच्छी किताब आपके लिटरेचर की सब्जेक्ट हो सकती है, आप उसको पढ़िए ना। उसमें इतनी मोटिवेशनल चीजें होंगी कि आप खुद मोटिवेट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप जब एकदम बोर हो रहे हैं आप साहित्य पढ़िए, लिटरेचर पढ़िए। भोर का टाइम जो है, अर्ली मॉर्निंग आप 4 बजे 5 बजे पढ़ रहे हैं, वो टाइम बहुत ही कंसंट्रेट वाला होता है। उस समय याद करने वाली चीजें पढ़िए। जैसे आपको सोशल साइंस आपने पढ़ना शुरू किया, आपने केमिस्ट्री याद करना शुरू कर दिया, आपने जूलॉजी बॉटनी की चीजें मॉर्निंग में। रात में कभी भी आप केमिस्ट्री और सोशल साइंस मत पढ़िए क्योंकि वो रात में पढ़ेंगे और सवेरे वो भूल जाएगी। इसलिए जो हमारा भोर का समय है वो याद करने वाले विषय को दीजिए, और जो रात का समय है, सोने से पहले का समय है, उसमें डिस्टरबेंस की कंडीशन में लिटरेचर पढ़िए। और बाकी जो समय कंसंट्रेशन का होता है उसमें अपने कोर सब्जेक्ट को पढ़िए जिसकी प्रैक्टिस करनी होती है। जैसे फिजिक्स पढ़ सकते हैं आप, मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं आप, अकाउंटेंसी पढ़ सकते हैं आप, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडी पढ़ना है तो अर्ली मॉर्निंग पढ़िए। समझ में आ रहा है? ये है आपका टाइम टेबल बना के पढ़ना है। टाइम टेबल बना के पढ़ने में एक लाइन और जोड़ूंगा कि जैसे आपने 2 घंटे एक सब्जेक्ट को दे दिया, कभी कभी क्या करते हैं हर सब्जेक्ट पे एक निश्चित समय दीजिए। आप 5 सब्जेक्ट या 6 सब्जेक्ट आपके सिलेबस में है तो हर सब्जेक्ट पे एक जो है अनुपात के हिसाब से टाइम बांट दीजिए, यानी हफ्ते में हर सब्जेक्ट का एक बार टच हो जाए। कभी कभी बच्चा क्या है कि मैथ 5 चैप्टर लगा लिया रहता है और अभी केमिस्ट्री शुरू ही नहीं किया होता है। ऐसे नहीं, आपके हर सब्जेक्ट में बैलेंस होने चाहिए, अदरवाइज आप एक परफेक्ट स्टूडेंट नहीं बन पाएंगे। ये पॉइंट मेरा खत्म हुआ। और अगला पॉइंट है मोबाइल फोन का अनावश्यक उपयोग। मैं जान रहा हूं कि मैं ये वीडियो लॉकडाउन में बना रहा हूं और इस लॉकडाउन में पढ़ाई का सबसे अच्छा माध्यम हमारा मोबाइल ही है, मैं उसके लिए नहीं मना कर रहा हूं। पर आप YouTube देख रहे हैं या गूगल कर रहे हैं, विकिपीडिया देख रहे हैं, इन सब चीज़ों का एक लिमिटेड यूज ही होना चाहिए। आप YouTube पे उन्हीं चीज़ों को सर्च करें जो आपके कोर्स ऑफ स्टडी में है। YouTube तो बहुत बड़ा सा जाल है, उस पर रोज करोड़ों वीडियो अपलोड होते हैं। उससे आपका नहीं मतलब, आपको अपने उस कंटेंट से मतलब है, उस वीडियो से मतलब है जो दुनिया में आपकी लैंग्वेज में कहीं पे भी पढ़ाया जा रहा है, आप उसको पढ़ें, उसको सब्सक्राइब करें। अनावश्यक चीज़ों को गूगल में सर्च करने की कोशिश ना करें, नहीं तो पूरा वक्त जाएगा। खासकर रात में जब मोबाइल यूज करेंगे तो उसकी जो ब्लू लाइट है वो आपके आंखों पे डायरेक्ट पड़ेंगी, आपकी आंखों पे असर जाएगा। और जो ब्लू लाइट इतनी डेंजरस होती है कि रात में फिर बच्चों की नींद ही टूट जाती है, फिर पूरी रात आप सोना चाहो आपको नींद नहीं आएगी, और एक बार लत पड़ जाएगी, आप एडिक्टेड हो जाएंगे, फिर आपका समय कब बीत जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। हमेशा चीज़ों को सकारात्मक रूप में ही लीजिए। मोबाइल का यूज हमेशा पॉजिटिव में। मोबाइल तो आपको पता है कम्युनिकेशन का मीडियम है, लेकिन आप उसके इंटरनेट को यूज कर रहे हैं तो ओनली फॉर स्टडीज, नॉट फॉर एंटरटेनमेंट। अब मूवी देख रहे हैं, उस पर गाने डाउनलोड कर रहे हैं, वीडियो गेम देख रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं,
ये सब चीज़ों के लिए मोबाइल नहीं बना है, इसके लिए आपके घर में टीवी और टेलीविज़न होगा। आप वहाँ पे परिवार के साथ बैठ करके आप कोई मूवी देख लीजिए, कोई धारावाहिक देख लीजिए। जब आपका मन पढ़ाई में से हट रहा है तो एक गैप दे दे करके पढ़ना। हमेशा एक लंबी सेटिंग में नहीं पढ़ते हैं। 2 घंटा आपने पढ़ा, गैप दे दिया, थोड़ा सा टहल लिए, फिर पानी पी कर के आए, 2 बात की, फिर पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है। टाइम टेबल बनाना, मोबाइल का अनावश्यक यूज मत करिए। मनोरंजन के साधनों का सीमित प्रयोग, मनोरंजन के साधनों का सीमित प्रयोग, अभी जो मैंने बोला, जैसे मोबाइल आप मनोरंजन के साधन में मत लीजिए, इसका लिमिटेड यूज करिए। ठीक है। आपके घर में आईपॉड रखा हुआ है या और ऐसी कोई चीज़ें हैं, स्टोरेज डिवाइस है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, जहाँ से आप गाने सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, वीडियो गेम कर रहे हैं, ये जो भी आपके मनोरंजन के साधन हैं, इनका कम से कम उपयोग करेंगे तो आपका समय भी बचेगा और किताबों में आपका मन भी लगेगा। दूसरा है डायरी लेखन। डायरी लेखन, आप डायरी बनाइए, डायरी में चीज़ों को नोट करिए। आप ऐसे बना लीजिए, जैसे मान लीजिए ये महीना लिखिए जून, जून में 30 दिन का डेट लिख लीजिए। ठीक है। जैसे आज हो गया मान लीजिए 9 जून, 9 जून में आपने कितनी घंटे पढ़ाई की, लिख दिया 8 घंटे। ठीक है। 10 जून पूरा पढ़ा, पता चला 12 घंटे। 11 जून पता चला 4 घंटे। तो एक हफ्ते में अपनी डायरी को उठाइए, देखिए कि टोटल घंटे कितना पढ़ा आपने, किस दिन आपने सबसे ज़्यादा पढ़ाई की और क्यों इतना ज़्यादा पढ़ाई हुई, उसको इम्प्लीमेंट करना है। और किस दिन सबसे कम पढ़ाई हुई, सबसे कम पढ़ाई हुई तो क्यों हुई, उसका रीजन ढूंढिए और फिर उस पर वर्क करना शुरू करिए। समझ रहे हैं ना, उस पर वर्क करना शुरू करेंगे। अब जैसे स्कूल आप आते हैं तो 6 घंटे आप स्कूल में देते हैं, आने जाने में 2 घंटे लगता है, 8 घंटे लगता है, 2-3 घंटे कोचिंग ट्यूशन में देते हैं, 11 घंटे आपके बीत जाते हैं, 6 घंटे सोते हैं आप, 11 6 17 घंटे हो जाते हैं, 2 से 3 घंटे आप अपना नित्य क्रियाकलाप करते हैं, 20 घंटे हो जाते हैं, 4 घंटे आपके पढ़ाई के बचते हैं। उस 4 घंटे में कितना पढ़ेंगे आप, नहीं हो सकता। कोचिंग ट्यूशन और इधर उधर आपने अपने आप को इन्वॉल्व कर दिया है, तो आपको ध्यान देना है। कोचिंग ट्यूशन या क्लास कहीं पे भी पढ़ें, इसलिए पढ़ें कि इसको हम पहली बार पढ़ रहे हैं और आखिरी बार पढ़ रहे हैं और ये अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। आप आधे मन से पढ़ते हैं, सोचते हैं इसको हम बाद में रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे, ऐसा नहीं होता है। डायरी लेखन करिए, हफ्ते में पूरा वीडियो आप अपने उसका एनालिसिस करिए कि टोटल एक हफ्ते में कितना घंटा हुआ। ठीक है। और हफ्ते में 7 दिन है, 7 से भाग दीजिए, 1 घंटे का एवरेज कितना निकल रहा उसको देखिए। खासकर जब स्कूल बंद है, लॉकडाउन है, जून का महीना चल रहा है, तो आराम से आपको 8 से 10 घंटे पढ़ाई करना चाहिए। और इसी बीच में अपनी तैयारी करेंगे तो जब भी आपका आगे स्कूल खुलेगा तो आप अक्सर कोर्स ऑफ स्टडीज में बाकी एवरेज बच्चों से आगे रहेंगे। डायरी लेखन हो गया। और दूसरा मैंने बताया था कि प्रातःकालीन पढ़ाई, ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई। कहा गया है उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोर्थै न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। कार्य परिश्रम से सिद्ध होता है, मन की इच्छाओं से नहीं। आपने सोचा आईएएस बन जाएंगे, आपने सोचा आईपीएस बन जाएंगे, ये आपके मन की इच्छाएं हैं। इसको, इन इच्छाओं को हकीकत में बदलने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा और प्रयास के लिए आपके अंदर लगन होनी चाहिए, एक स्वस्थ वातावरण होना चाहिए। इसलिए सवेरे की पढ़ाई अगर आप करेंगे, मैंने बोला ना कि सवेरे का पढ़ा हुआ 1 घंटा रात के पढ़े हुए 2 घंटे के बराबर होता है। जो बच्चे संयुक्त परिवार में रह रहे हैं, जहाँ पे दादा दादी, चाचा चाची और कई लोग, लंबा परिवार रहता है, शाम के समय वहाँ पे पढ़ने में असुविधाएं होती हैं। घर के छोटे बच्चे, भाई बहन हैं, वो आपको डिस्टर्ब करते हैं। परिवार की तमाम जिम्मेदारियां होती हैं, उसको करना पड़ता है। तो ऐसे बीच में एक अच्छे तरीके से पढ़ाई संभव नहीं हो पाती है। इसलिए रात में आप खा के टाइम से सो जाएंगे, हल्का भोजन लेकर के। सवेरे आप जैसे सो करके उठते हैं, नित्य क्रियाओं से जैसे ही आप फारिग होते हैं, तुरंत पढ़ाई कर लीजिए, कंसंट्रेट कर लीजिए और थोड़ा सा वक्त लगा करके योगा, मेडिटेशन वगैरह कर लेंगे। सवेरे की शुरुआत अगर आपकी बहुत सकारात्मक होगी, पूरे दिन आपके शरीर में ऊर्जा प्रवाहित होगी। बच्चों, इस ब्रह्मांड में असीम और अनंत ऊर्जाओं की श्रृंखलाएं चल रही हैं। हमारे पूरे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जाएं इधर से उधर जो है आती जाती रहती हैं
और वो तब तक आपको नहीं मिलती जब तक आपके अंदर सकारात्मक सोच या पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप नहीं होती है। इसलिए इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है। जैसे आप कहते हैं मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो ये सोचना ही आप बंद कर दीजिए। आप ऐसे सोचिए कि मेरा पढ़ाई में मन लगता है। 10 बार सोचिए कि मेरा पढ़ाई में मन लगता है, मेरा पढ़ाई में मन लगता है, मेरा पढ़ाई में मन लगता है। एक दिन ऐसा आएगा, कहते हैं ना, जो जैसा सोचता है वो वैसा हो जाता है। तो आप मेरे साथ वादा करिए कि आज से आप इन 10 बिंदुओं पे विचार करेंगे, इसको अपने कॉपी में, डायरी में नोट करेंगे और प्रतिदिन इसको फॉलो करते हुए पढ़ाई करेंगे, जीवन में सफल होंगे। रोम एक दिन में नहीं बना। असफलता यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं हुआ। एक बार असफल हो सकते हैं, एनालिसिस करिए कि क्या वजहें थी आप असफल हुए, दोबारा मेहनत करिए, आप असफल हो जाएंगे। हिम्मत मत हारिए। लोग आपके ऊपर कमेंट कसेंगे, फप्तियां कसेंगे कि आए थे ये बनने वो बनने, कुछ नहीं हुआ। आप तीसरी बार मेहनत करिए। किसी को कोई जवाब मत दीजिए। कोई आपको कुछ कहता है ना, सुन लीजिए, कोई रिएक्शन मत दीजिए, नहीं तो जो आपके विरोधी हैं बहुत मजाक उड़ाएंगे। और आप सीधे शांत होकर मेहनत करिए। जिस दिन सफलता आपको मिल जाएगी बच्चों ना, हजारों लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे और हजारों लोग आपके कदमों में आएंगे, आपके पीछे पीछे आएंगे। क्योंकि हर व्यक्ति उगते हुए सूरज को सलाम करता है, डूबते सूरज को कोई नहीं सलाम करता। एक जिस परिवार में है उस पिता की एक बहुत बड़ी सी उम्मीद आपके साथ है, उस उम्मीदों का बहुत बड़ा पुलिंदा है आप। उस बूढ़े बाप की वृद्धावस्था की लाठी हैं, सहारा हैं आप। उस माँ की जो रोज सवेरे चूल्ह फूंक करके खाना बनाती है, ठंडी गर्मी बरसात में नाश्ता तैयार करती है, उसके सपने हैं आप, उसके ख्वाब हैं आप, उनको हकीकत में बदलने वाले हैं आप। उस बहन की जिम्मेदारियां हैं आप, जो हर साल आपके कलाइयों पर राखी बांधती है। और तो और अपने उस छोटे भाई की उम्मीद है जो आपको देख करके जीवन में आगे बढ़ रहा है। वही तो वही आप उस गांव के, उस कॉलोनी के, उस समाज के बहुत बड़े जिम्मेदार व्यक्ति हैं। हर लोगों की उम्मीदें, हर लोगों की आशाएं आपसे जुड़ी हैं बच्चों। आप अकेले नहीं हैं, आपके पीछे लाखों लोगों का कारवां चल रहा है। वादा करिए कि आज के बाद, आज से ही इतनी मेहनत करेंगे। सबसे अच्छा टाइम अभी का होता है, अभी आप मेहनत करेंगे। मेरा वीडियो जैसे ही खत्म होगा 5 मिनट के लिए आप आत्मचिंतन करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे और जब 2 दिन बाद इस चीज को फॉलो करेंगे, क्या रिएक्शन रहा है आप मेरे कमेंट बॉक्स में देंगे। मैं बहुत दृढ़ता के साथ कहता हूं, 1 2 4 5 100 2 400 नहीं, हजारों बच्चे, नियर अबाउट 1500 बच्चों को मैंने 11th 12th में और 9th 10th में आज तक अपने 13 साल के करियर में पढ़ाया। तमाम बच्चे ऐसे हैं जो इंडिया और अब्रॉड में मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब कर रहे हैं। 1% जो है आपकी इंस्पिरेशन और 99% आपकी मेहनत आप लोग को सफलता दिलाती है। आप करिए ना मेहनत। मेरा 1% ये इंस्पिरेशन है ना, जिस दिन क्लिक कर जाएगा ना आपके दिमाग में, मैं अपने को मान लूंगा कि एक मैं सफल टीचर हो गया और आप एक सफल इंसान हो जाएंगे। इसलिए इस वादे के साथ कि हम बहुत मेहनत करेंगे, उन माँ बाप, उन परिवार, उन समाज के सपनों को पूरा करेंगे, इस उम्मीद के साथ हम सभी लोगों को मैं एक बार फिर से शुभकामनाएं देता हूं और अगली वीडियो में मिलेंगे। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। एक बार फिर से आप सभी लोगों को नमस्कार।